कोई जी और मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जी। ये हो गया जी। अच्छा, ये हमारे पास शहबाज आप ज़रा आइएगा, हम इसको फिंगरप्रिंट यहाँ से लिफ्ट करते हैं। आपको ये इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास लिफ्टिंग टेप है। ठीक है। ठीक है, ये मुझे काट के दे देते हैं। ये लिफ्टिंग टेप के ज़रिए हम यहाँ से फिंगरप्रिंट लिफ्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हमें फिंगरप्रिंट नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम इसको टेप को लगाएंगे और आप देखिएगा कि फिंगरप्रिंट वहाँ से उठ के टेप के ऊपर आ जाएगा और इस टेप को हम फिर पेस्ट कर देंगे किसी वाइट पेपर के ऊपर। ये टेप जो है ये आप लोगों की कोई ये स्पेशल टेप है। ये स्पेशल टेप है। ये आम मार्केट से जो टेप मिलती है वो उससे मुख्तलिफ है। वो वाला या मार्केट में अवेलेबल नहीं होती? नहीं, ये आम मार्केट में मिलती है, लेकिन ये सिर्फ फिंगरप्रिंट के काम के लिए इस्तेमाल होती है। ये ट्रांसपेरेंट टेप होती है और इस वक्त मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन आम जो पर्पज़ है टेप का उसके लिए नहीं तो होती। अभी आप इसको लगाएंगे जी इसके ऊपर। इसके बाद इसको हेल्प कीजिए। ये इस वक्त जो बॉटल पे से फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं उनको वाइट पेपर के ऊपर पेस्ट किया जा रहा है। एक आधा दर, एक आधा दर। अगर आप इसको जूम करके दिखा सकें तो यहाँ पर आपको दो प्रिंट नज़र आ रहे हैं। जी, कैमरामैन से मैं कहूँगा जूम करेगा वो ये नाजरीन ताकि देख सकें। मैं इनको एक दफ़ा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये दो जो फिंगर्स जो हैं उसके निशान आ गए हैं। कैन सी कि इसके अंदर भी आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी एविडेंस को प्रोसेस करके उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट लिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इनके ऊपर डाउट है कि ये शायद उस बंदे के हों जिस बंदे ने वारदात की है। ठीक है, इसका आगे प्रोसीजर आगे प्रोसीजर ये है कि हमारे पास पुलिस जो है, पुलिस के पास सस्पेक्ट मौजूद होते हैं समटाइम्स केस के अंदर। उनके पास इस तरह के होते हैं शिकायत के जी ये बंदा सस्पिशियस है, या लास्ट टाइम ये बंदे ने इस बंदे ने इस घर को विज़िट किया है, तो घर वालों को शक होता है या पुलिस को शक होता है। तो ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि एक सस्पेक्ट या कुछ सस्पेक्ट को वो ले आते हैं। जिस तरह इस केस के अंदर ये हमारे पास एक सस्पेक्ट है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक सस्पेक्ट है कि शायद ये इस केस में इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाले प्रिंट आ गए, फिंगरप्रिंट में लिफ्ट किए, हमारे पास ये सस्पेक्ट का फिंगरप्रिंट कार्ड है, हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हम बताएंगे कि ये इसका है या नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर से जितने भी प्रिंट हमें मिलेंगे उन सब को हम सस्पेक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इसके बाद ये आपके किसी रिकॉर्ड में भी जाते हैं कंप्यूटर वगैरह में, वो किधर है? मैं आपको दिखाता हूँ जी। जहाँ पर हमारे पास लाइट सोर्स है, इस तरह की हमारे पास इक्विपमेंट है कि अंडर हाई इंटेंसिटी लाइट हम सम टाइम फिंगरप्रिंट को देखते हैं और हमें फिंगरप्रिंट उसके अंदर ग्लो करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये एक फिंगरप्रिंट, ये हमने फिंगरप्रिंट डेवलप किया है। एक और मेथड से किया है जो अभी मैंने आपको बाहर दिखाया। वो एक और मेथड है। पहला प्रोसीजर है या वो अलग मेथड है? वो अलग है, वो अलग है। ये वाला प्रोसीजर मतलब हमारे पास जब एक मल्टी कलर्ड सरफेस होती है ना जी, जब जिसके ऊपर बहुत सारे रंग लगे हुए हैं, मतलब जैसे ड्यू का कैन है, तो उसके ऊपर कोई भी जिस तरह हमने डीएनए निकालते हैं सबसे पहला काम। कैसे कितने दिन लग जाते हैं और कैसे पता चलता है कि जो आपको वहाँ से स्पॉट से जो चीज़ें मिली हैं उनको कैसे मैच किया जाता है? सबसे पहले तो यह है कि आपके सैंपल की टाइप पे डिपेंड करता है कि कितने दिन लगेंगे डीएनए जो है एक्सट्रैक्ट होने में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बोन है, ठीक है, तो बोन को टाइम लगता है। उसका इतना प्रोसीजर है कि एटलीस्ट इट टेक्स 1 वीक के बाद वो इस लैब में आ सकती है, फिर उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर इटसेल्फ इट टेक्स ओनली 1 डे, ठीक है। लेकिन मतलब सैंपल में अगर हेयर है तो उसको टाइम 2 to 3 डेज़ लग जाएंगे। नेल को जो है वो 2 डेज़ लग जाएंगे। अगर आपका सेल्स हैं सिंपल या टच डीएनए है तो उसको 1 ही दिन लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप तक आते आते ये मैं बात आपको कर रही हूँ। बाकी जो केस की प्रोसेसिंग है वो तो डेफिनेटली लेंथी होती है। नाज़रीन, हमारे साथ मदिया डीएनए
जो एक्सट्रैक्शन रूम है उसकी इंचार्ज हैं, और इनके अंडर जो है अभी अंदर एक केस जो है उस पे काम किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि डीएनए जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी केस को सॉल्व करने में, और ऐसा देखने में आता भी है। मज़ीद आगे चलते हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, उधर जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिखाते हैं आपको कैसे काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उम्मीद की किरणों से है हर आशियां रोशन, अपनी जमीन रोशन और अपना आसमां रोशन, आसमां रोशन। रोशनी की राह पर हम सब है गामजन, अपना वतन अपना चमन पाकिस्तान रोशन। स्काई एलईडी, रोशन होगा पाकिस्तान। मैं इस वक्त ट्रेस एविडेंस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, और यहाँ के जो हेड हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम खालिद सज्जाद फिरास है। खालिद साहब, ये बताएं कि ट्रेस एविडेंस जो डिपार्टमेंट है इसका क्या काम है, कौन कौन से केसेस जो हैं वो ट्रेस किए जाते हैं? ट्रेस एविडेंस डिपार्टमेंट में हम लोग जितने भी टेररिज्म के केसेस हैं, लाइक एक्सप्लोजिव है, उसके अलावा जो है वो मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, इसके अलावा कोई सस्पेक्टेड मटेरियल आ जाता है, कोई टेररिस्ट से या किसी सस्पेक्ट से पकड़ा जाता है कोई मटेरियल है, उसका एनालिसिस करते हैं हम। और उसमें जो भी एक्सप्लोजिव वगैरह पकड़ते हैं उनका जो है वो डिटेल एनालिसिस करते हैं कि ये एक्सप्लोजिव है या नहीं है। उसके अलावा हम जितने धमाके होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हमारे पास ही होती है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा धमाका खेज़ मवाद यूज़ हुआ है। फिर मर्डर के केसेस में हम इस तरह से करते हैं कि मर्डर के केसेस में हम ये देखते हैं कि क्या ये बंदा जो है वो इसने इस गन बैटल में इस बंदे ने जो है वो शूटिंग की है या नहीं की, जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होता है ये देखने के लिए कि ये जो है वो सुसाइड है या मर्डर है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, आपने अभी कहा कि आप जो सुसाइड्स होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, उनके केसेस जो हैं वो देखते हैं। समटाइम्स जो होता है उसमें से एविडेंस नहीं भी मिलते, तो फिर किस तरह पता चला एक जगह पर ब्लास्ट होता है? रिसेंटली मिसाल ले लें गुलशन इकबाल पार्क की, जब ब्लास्ट हुआ तो बाद होता है उधर से एविडेंस नहीं कलेक्ट हो रहा, फिर किस तरह केस को ट्रेस किया जाता है और किस तरह पता लगाया जाता है? बेसिकली जो लफ्ज़ आपने ट्रेस बोला है ना, ट्रेस का मतलब ही ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो ओवरलुक हो भी जाती हैं फिर भी बहुत कुछ वहाँ पर पड़ा हुआ होता है जो कि माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। तो ट्रेस एविडेंस डिपार्टमेंट जो है वो उस माइन्यूट क्वांटिटी को बाई यूटिलाइजिंग ट्रेनिंग और बाई यूटिलाइजिंग आवर एक्सपर्टीज़ हम वहाँ से जो है वो कलेक्ट करते हैं, और उनका जो है वो अल्ट्रा माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने के बाद जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। और उसमें जितने भी ये कह लें कि इन एविडेंसेस को जो माइक्रो लेवल के जो एविडेंस हैं उनके एनालिसिस की बेस पे जो है वो हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन कौन सा जो है वो धमाका खेज़ मवाद जो है वो यूटिलाइज़ हुआ, और ये धमाका खेज़ मवाद जो इस साने में यूज़ हुआ है इसी तरह का धमाका खेज़ मवाद जो है वो दूसरे साने में यूज़ हुआ होगा। नाज़रीन, हमारे साथ खालिद साहब मौजूद थे, ट्रेस एविडेंस डिपार्टमेंट के हेड। इन्होंने हमें बताया कि कैसे लोग केसेस को ट्रेस करते हैं और कैसे मालूम करते हैं। इसी तरह मज़ीद और भी डिपार्टमेंट हैं, हम उधर चलेंगे और उनके भी जो वहाँ पर काम करने वाले माहिरीन हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त फ्रांसिक लैब में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो माहिरीन बैठकर काम कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस नौइयत के केसेस जो इनके पास आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, तैमूर मेरा नाम है, फोरेंसिक साइंटिस्ट हूँ और ये हमारा डिजिटल फोरेंसिक्स का एरिया है। तैमूर भाई बताइएगा कि अभी कोई रिसेंटली जो केस आया हुआ और किस केस पे काम कर रहे हैं आप लोग? केस की नौइयत तो आपको नहीं बता सकते कि किस किस्म का केस है, लेकिन ये कि हमारे केसेस यूजुअली आते हैं वो क्रिमिनल्स से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हो सकते हैं। उसमें ज़्यादातर टेररिज्म के केसेस आ रहे हैं, इसमें सेक्रेटेरियन केसेस आ रहे हैं, हेटेड मटेरियल के केसेस आ रहे हैं, और जो भी क्राइम अकर होता है उससे रिलेटेड डिजिटल एविडेंस जो है वो हमारे पास आता है एनालिसिस के लिए। आप लोग किस तरह मालूम करते हैं जो भी केस आपके पास आता है, साइबर क्राइम जो है वो किन चीज़ों से पता लगाती है?
एक्चुअली हमारे पास स्टिल डिजिटल एविडेंस आता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव्स, सीडी ड्राइव्स। तो जो भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में डिजिटल डिवाइस यूज़ हुई होती है वो हमारे पास एनालिसिस के लिए आती है। आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स पड़े हुए हैं हमारे पास एनालिसिस के लिए। तो मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनका तरीक़ाकार यूज़ करने का, उनकी ब्रांड्स, बहुत डाइवर्सिटी होती है। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और जो भी हमारे से रिक्वायर्ड क्वेरी हो उसको आंसर करते हैं। हमारे साथ तैमूर मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया कि कैसे केसेस ये लोग सॉल्व करते हैं। बल्कि एक हमारे साथ यहाँ पर इस लैब में ख़ातून भी बैठी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किस केस के ऊपर काम कर रही हैं और किस किस्म के जो हैं केसेस वो देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाम फ़ाइज़ा रमज़ान। फ़ाइज़ा, ये बताइएगा कि आप कौन से केस पे काम कर रही हैं? मोबाइल फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक का कोई भी केस आ जाए तो वो डील होता है यहाँ पर। तो किस तरह देखते हैं चीज़ों को, किस तरह पता चलता है? डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, जैसे हम मोबाइल से या हार्ड डिस्क वगैरह से, मेमोरी कार्ड वगैरह से डाटा रिकवरी करते हैं, सिम कार्ड्स का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है वो यूज़ होता है किसी भी इंसिडेंट में, तो वो आप लोगों के पास पहुंचता है, तो आप लोग उसका जो डाटा है उसके थ्रू जो है सारी अपडेट करती चीज़ें। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए एविडेंस को पहले खोला जाता है, उसके बाद उसको कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, उसको राइट ब्लॉकिंग की जाती है ताकि राइट प्रोटेक्टेड रहे हमारी तरफ से, एजेंसी की तरफ से एविडेंस की इंटेग्रिटी ख़राब ना हो। उसके बाद डिफरेंट टूल्स यूज़ करके एक्सट्रैक्शन की जाती है, फिर एनालिसिस किया जाता है, एज़ पर रिक्वेस्ट केस को सॉल्व करने की कोशिश की एक जाती जो है। है डिपार्टमेंट फोरेंसिक लैब में डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा अगर ये कहा जाए बड़ी हद तक कि साइबर क्राइम है वो भी बड़ा ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो इसमें कितना दोनों का वो है कि जो डीएनए और साइबर क्राइम का? डीएनए एक अलहदा फील्ड है, साइबर क्राइम एक अलहदा फील्ड है। हाँ, ये है कि डीएनए एक ह्यूमन बीइंग के जो आपके एविडेंस होते हैं, आपका ब्लड, आपकी स्किन, आपके हेयर्स, इस किस्म के एविडेंस में से आपकी यूनिक आइडेंटिटी जो है उसको इम्पॉर्टेंट ये extract दोनों ही करता हैं, है। क्योंकि अगर साइबर आप आपकी आप अगर जो ह्यूमन बींग बॉडी पार्ट्स वगैरह और दीगर जो चीज़ें जिससे डीएनए केस जो ट्रेस होते हैं, इसके अलावा जो वारदातों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डाटा, ये भी अपनी जगह पर बहुत अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल अपनी जगह पे अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपकी हम यूएसबी देख के ये बता सकते हैं कि इस कंप्यूटर पे यूज़ हुई है कि एक इलेक्ट्रॉनिकल एलिमेंट है या जो एक तो आप लोगों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिस तरह ये यूएसबी है, अगर आपके पास आई हुई है तो आप ये लगाएंगे और फिर आप लोग किस तरह जज करेंगे कि कैसे यूज़ हुई, कहाँ यूज़ हुई? इसके अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं, कुछ लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए इसकी रजिस्ट्री फाइल्स वगैरह सिस्टम की एक्सपोर्ट की जाती हैं, एनालिसिस किया जाता है, पता चल जाता है कि यूएसबी विद कनेक्टेड विद सम सिस्टम्स आर नॉट। नाज़रीन, ये साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसकी लैब में मौजूद है। हमने यहाँ पर जो माहिरीन बैठे हुए काम कर रहे हैं उनसे बात की। उनका ये कहना है कि जो इंसिडेंट्स में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, दीगर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो इनके पास आती है, उसके ज़रिए लोग जो है केसेस को सॉल्व करते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और भी डिपार्टमेंट विज़िट करते हैं और वहाँ पर जो माहिरीन हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और जो नारकोटिक्स यहाँ पर आती है उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है, किन की जानिब से लेबॉर्ट्री भिजवाई जाती है, इस हवाले से यहाँ पर जो माहिरीन बैठे हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद महमूद है। जाहिद भाई, ये बताएं कि जो नारकोटिक्स आपके पास आती हैं कौन लोग भेजते हैं और किस तरह उनको चेक किया जाता है? हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी पंजाब के अंदर काम करती हैं उन सब से सैंपल हमारे पास, जैसे पुलिस हो गया, एंटी नारकोटिक फोर्स हो गई, और इसके अलावा कोई भी ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट कोर्ट इटसेल्फ हमें सैंपल भिजवा देती है। वो जब सैंपल हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें एनालाइज करते हैं। तो नारकोटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और आप लोग कैसे उसको चेक करते हैं, किन प्रोसीजर से गुजरते हैं? नारकोटिक्स तो बहुत ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर ओपियाइड, अल्कलाइड्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि माइंड की परसेप्शन को अल्टर करे वो साइकोट्रॉपिक में आ जाती है। तो इस तरह हमारे पास तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स आते हैं, जिनमें डिज़ाइनर ड्रग्स भी हैं, MDMA है, और इसके अलावा एम्फेटामीन्स हैं, एम्फेटामीन टाइप स्टिमुलेंट्स हैं। प्रोसीजर ये होता है कि जब वो ड्रग हमारे पास आती है उसके बाद हम उसको वे करते हैं, वो वे हम उसकी रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। उसके बाद
दो प्रोसीजर हैं। एक प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्लास की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करती है। देन उसके बाद उसको कंफर्मेशन की जाती है। कंफर्मेशन के लिए हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके अंदर गैस क्रोमेटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो ये सिस्टम वगैरह पड़े हुए हैं, इनसे चेक होती है? ये इन पे कंफर्मेशन होती है। प्रीलिमिनरी कलर टेस्ट होते हैं, कंफर्मेशन यहाँ की जाती है। जिस तरह हमारी उंगलियों के ऊपर फिंगरप्रिंट्स हैं, इसी तरह इन ड्रग्स के भी फिंगरप्रिंट्स हैं, और इन फिंगरप्रिंट्स को ही देख के हम जो है इस चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि ये ड्रग कौन सी हो सकती है। ये जैसे मेरे पास ये एक सैंपल है, ये सैंपल हेरोइन का अगर ये सैंपल है, इसके ऊपर जैसे ही मैं आऊँगा तो ये एक फिंगरप्रिंट नीचे दिखा रहा है। अगर आप देखें ये फिंगरप्रिंट जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे ये हमारे पास रेफरेंस लाइब्रेरीज़ हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फोरेंसिक साइंस है, इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, तो वो रेफरेंस उसके साथ मैच करता है। ये रेफरेंस बेसिकली क्या है, ये आइंस हैं जो किसी ड्रग की ब्रेकडाउन पे प्रोड्यूस होते हैं जब उसको इसमें रन किया जाता है। तो फिर हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि आया ये चीज़ हेरोइन है या कोई भी डिफरेंट किसी भी टाइप का नारकोटिक सब्सटेंस है। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर पंजाब भर से पुलिस एहलकार आते हैं। क्राइम सीन से जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं उनको फ्रांसिक लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पर जो है ये लाइन लगी हुई है पुलिस वालों की, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये लिखा हुआ एविडेंस रिसीविंग यूनिट है। यहाँ से जो लोग पुलिस वाले जमा करा के जाते हैं अपने जो क्राइम सीन से शवाहिद मिलते हैं, उनकी रिसीविंग जो होती है वो यहाँ से की जाती है। और जहाँ पर जमा कराते हैं वो मेरे बिल्कुल सामने वो जगह है, रिसेप्शन बनी हुई है। इस वक्त भी वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं, और जो क्राइम सीन इनकी जगह से चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पर जमा कराई जा रही हैं। अब हम चलते हैं मॉनिटरिंग रूम की तरफ, आपको दिखाते हैं कि किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है फ्रांसिक लैब की। मैं इस वक्त मॉनिटरिंग रूम में पहुंचा हूं जहां से तमाम जो फ्रांसिक लैब की मॉनिटरिंग की जा रही है, और उनके जो इंचार्ज हैं हम उनसे बात करेंगे कि कितने कैमरे फ्रांसिक लैब में लगाए गए हैं और किस तरह मॉनिटरिंग का प्रोसीजर है इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेजर ताहिर जमील मेरा नाम है जी, और मैं यहाँ पे चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। हमारी पूरी बिल्डिंग जो है इसमें 160 के करीब कैमरा लगे हुए हैं, और ये सारे IP बेस्ड कैमराज़ हैं, यानी कि इनमें नाइट विजन्स की कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और पूरे जो कॉरिडोर्स हैं और जो हमारे लैब्स हैं और जो आउटर पैरामीटर है वो सारा 24 आवर्स जो है उसको मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा हमारी जो पूरी बिल्डिंग है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, जिसमें फायर अलार्म सिस्टम भी है। और जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो स्टोर्स हैं वहाँ पे हमने FM 200 का सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिकली वहाँ से वो गैस फ्यूम्स निकलेंगे अगर वहाँ पे कोई ऐसी फायर की सिचुएशन अगर हो जाती है। अच्छा ताहिर साहब, ये भी बताइएगा कितने लोग मॉनिटरिंग रूम में काम कर रहे हैं इस वक्त? हमारे पास जो ये जो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम है इसमें 24 आवर्स जो हैं वो 3 जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बैठते हैं और इसका पूरा रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो स्टाफ को ट्रेनिंग कराते हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अवैस अमीन है। मैं एज ए ट्रेनिंग इंचार्ज काम कर रहा हूँ PFSA में। हमारा एक पूरा ट्रेनिंग सेल है जो हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में डेवलप किया हुआ है। ना सिर्फ हम अपने इंटरनल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाते हैं, बट चूँकि ये एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें पुलिस भी इसका पार्ट है, जुडिशरी भी इसका पार्ट है, लॉयर्स भी इसका पार्ट हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स भी इसका पार्ट हैं। तो हम अब तक तकरीबन एक्सटर्नली 9000 जो पुलिस इंस्पेक्टर्स, जुडिशरी, प्रोसिक्यूटर्स, लॉयर्स, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं इनको ट्रेन कर चुके हैं। 9000? हाँ जी। लेकिन इनका जो है आपसे कोई यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय ये लोग काम नहीं करते, तो इनका क्या क्राइटेरिया होता है, कौन इनको रेफ़र करता है, या आप लोग खुद वहाँ से लोगों को बुलवाते हैं? हम अपॉन स्पेशल रिक्वेस्ट या फिर जो हमारी फ़ॉरेन डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो भी ट्रेनिंग करवाती हैं इनकी। जो हमारा मेन फोकस होता है, क्योंकि जब से हम इस्टेब्लिश हुए हैं 2011 से,
तो इन द बिगनिंग बड़ी वर्स सिचुएशन थी रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस को सही तरह कलेक्ट नहीं किया जाता था, उसको सही तरह प्रिजर्व नहीं किया जाता था। तो फिर वी डिसाइडेड कि हमें जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर है सबसे पहले उसको ट्रेन करना है। नाज़रीन, हमारे साथ हम इस वक्त मॉनिटरिंग रूम में थे। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर कैसे कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है पूरी फ्रांसिक लैब की, और पाकिस्तान की पहली लैब है। और नो डाउट यहाँ पर हमने आज तमाम तर पूरे मुकम्मल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नहीं विज़िट कर सके, ना आपको दिखा सके। 14 के करीब जो डिपार्टमेंट्स हैं इधर, लेकिन उनमें से हमने आपको फिर भी कोशिश की है, 6-7 हमने आपको विज़िट करवाए हैं। और रही बात मॉनिटरिंग रूम की, तो यहाँ पर तमाम तर जो लैब है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। निज़ाम बहुत अच्छा है। जिस तरह बाहर ममालिक में हम देखते हैं बिल्डिंग्स तैयार होती हैं, उसी तर्ज की बिल्डिंग बनाई गई है और तमाम तर आलात जो हैं जदीद इसमें लगाए गए हैं। हमारे साथ जो मॉनिटरिंग रूम के हेड थे मेजर ताहिर, उन्होंने हमसे बात की। इसके अलावा जो यहाँ पर 1998 में चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर जो हैं मियां शहबाज शरीफ, इन्होंने इंग्लैंड विज़िट किया। वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड लैब इन्होंने देखी थी, तो वहाँ फिर इन्होंने आइडिया कहा कि भी हमने भी ऐसी बनानी है। तो उन्होंने ये मेरा नाम दिया है इसको, स्कॉटलैंड यार्ड ने। तो उसके बाद 98 में इन्होंने मुझे ख़त लिखा था कि भी आके हमें हेल्प करें। तो फिर उसके बाद हालात चेंज हो गए। जब ये 2007 में आया तो इन्होंने आते ही ये पूछा होम सेक्रेटरी से कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री कहाँ है जो 98 में हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने क्योंकि उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी थे उसको कोई इसका इल्म नहीं था कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री क्या होती है, तो उन्होंने लाइल्मी का ज़ाहिर किया। तो फिर इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद नाम दिया, तो इन्होंने मुझे बुलाया 2008 में कि हमें ये लैब बना दें। तो उससे ये काम शुरू हुआ 2008 में, और ये इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, डिज़ाइन, हर चीज़ जो शुरू हुई है वो 2009 में शुरू हुई है। तो इसका जो इफ्तिताह है वो किसने किया और किस सन में हुआ? इसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने किया 30 अक्टूबर 2011 हाँ 30 अक्टूबर 2011 में इसकी इनाग्रेशन की गई थी। फ्रांसिक लेबॉर्ट्री जो जिस मकसद के लिए बनाई गई वो पूरा हुआ है कि नहीं? जो पहली लेबॉर्ट्री बनी थी यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में, वो 1906 में बनी थी, 1 बर्डवुड रोड पे। उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। तो उस वक़्त